मैंने आप लोगों को प्यारा बेटा जो अभी तक पढ़ाया था पिछली क्लास में वो स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो कि यहाँ पर जो कलर के बैंड बनते थे, इन कलर के बैंड्स को हम लोग बोलते थे किस नाम से, स्पेक्ट्रम के नाम से जानते थे। उसी स्पेक्ट्रम में उस दिन तो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल अप्रोच हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे मेरा प्यारा बच्चा, थोड़ी सी न्यूमेरिकल अप्रोच सीखेंगे कि भाई कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं। एक बात सभी लोग बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे, वो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो स्पेक्ट्रम के न्यूमेरिकल होते हैं वो बोर्ड के साथ साथ उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किसके लिए, कंपटीशन के लिए। तो आप इनके एग्जाम्पल को जब मैं इनको समझाऊंगा थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर इनको प्रॉपरली समझोगे तो कोई भी क्वेश्चन कभी नहीं फंसने वाला है। ठीक, चलो शुरू करते हैं। हमारे सामने मेरा प्यारा बेटा जो ये चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो स्पेक्ट्रम के बाद का जो टॉपिक डिस्कस करना था वो हम यहाँ पर आज शुरू कर रहे हैं, एंड दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चलिए सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्कस करते हैं, क्या होता है। भाई अगर ये स्पेक्ट्रम है तो बिल्कुल जैसे बाकी स्पेक्ट्रम थे वैसे ये भी होगा। बस अंतर यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे अंतर ये हो जाता है प्यारा बेटा कि जो तुम डिस्चार्ज ट्यूब यूज करते थे उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तुम लोग क्या फिल करके रखोगे, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल फिल कर दोगे। तो जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल फिल कर दोगे तब जो स्पेक्ट्रम क्रिएट होंगे उन स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। लेकिन कैसे, इसका थोड़ा प्रोसेस और फिनोमेनन समझो। जैसे ही हम हाइड्रोजन गैस, थोड़ा मेरे शब्दों को सुनिएगा, जैसे ही हम हाइड्रोजन गैस को इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भर के रखेंगे और हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रोड हो गए, एक हो गया कैथोड और एक हो गया एनोड। जैसे ही हमने क्या किया मेरा प्यारा बच्चा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, जो कि एक एनर्जी होता था। तुम पिछली क्लास में पढ़े थे कि उस डिस्चार्ज ट्यूब से क्या होने लगता था, रेडिएशन निकलना स्टार्ट हो जाते थे। स्लिट क्या करता था, उन रेडिएशन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेज देता था। जो एक बड़ी मतलब वाइड वाइड जो रेडिएशन निकलते हैं उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शनल वे में भेजता है आगे। अब इस स्लिट से पास होकर रेडिएशन जब निकलता है किसमें से, प्रिज्म में से, और प्रिज्म में फिर डिस्पर्शन अकर करेगा, और डिस्पर्शन अकर होने के बाद जब हम उसको स्क्रीन पर लेंगे तो स्क्रीन पर कुछ इंप्रेशन बनेंगे, कुछ लाइंस बनेंगी, और ये जो लाइंस बन रही हैं इन्हीं को ही हम क्या नाम देंगे, लाइन स्पेक्ट्रम, या इन बनने वाले स्पेक्ट्रम को ही हम एक नाम दे देंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे किसी भी बच्चे को यह बताने की जरूरत नहीं है कि ये बन क्यों रहे हैं, ये लाइंस क्रिएट क्यों हो रही हैं। इससे पहले मैंने एक लेक्चर लिया भी था और रिकॉर्ड करके मैंने आपको लेक्चर भेज भी दिया था। मैंने कहा था कि आप लोग उसको देख लीजिए। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आपको पता है कि प्रिज्म से निकलने के बाद जब लाइट ब्रेक होकर कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्क्रीन पे लिया जाता है तो स्क्रीन पे कुछ पैटर्न बनते हैं। अब डिपेंड करता है सोर्स की बेसिस पे। जब नॉर्मल सोर्स ले रहे थे तो प्रॉपर कलर बैंड बन रहे थे ओवरलैप होते हुए, लेकिन जब हम हाइड्रोजन गैस लेके चलते हैं तो हमको कुछ कलर की छोटी छोटी लाइंस मिलती हैं अलग अलग वेवलेंथ पे। और ये जो हमको इंप्रेशन मिले हैं, इन इंप्रेशन को हम एक नाम देंगे, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आपसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं कहेगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक थ्योरेटिकल टॉपिक ना होकर प्योर न्यूमेरिकल टॉपिक है। इससे न्यूमेरिकल ही बनते हैं केवल, क्योंकि अगर थ्योरेटिकल पूछना होता तो वो स्पेक्ट्रम से पूछता, स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इमिशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब कुछ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम केवल समझा रहा हूं मैं। अब इसमें हुआ क्या था, सबसे पहले भाई ये रेडिएशन इमिट क्यों करता है, चलो इसको भी समझ लेते हैं। हम जब हाइड्रोजन गैस भरते हैं, थोड़ा ध्यान देना, तो हाइड्रोजन गैस जो होता है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है। शुरुआत में जो हम एनर्जी देते हैं भाई, शुरू में जो हम एनर्जी देंगे इन गैसेस मॉलिक्यूल्स को, तो ये गैसेस मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर फॉर्म से किसमें टूट जाएंगे, एटॉमिक फॉर्म में। वो इस तरीके से एटम में क्या हो जाएंगे मेरा प्यारा बच्चा, ब्रेक हो जाएंगे। इस तरीके से वो एटम में टूट जाएंगे। ओके जी सर, टूट गए, अब क्या, अब ये होगा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन एटम के, एक हाइड्रोजन एटम नहीं है, ऐसे बहुत सारे हजारों लाखों हाइड्रोजन एटम हैं, उनके जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं उन्होंने एक रीजन क्रिएट कर लिया। हमने कुछ ऐसे समझाया, हमने कहा कि ये पहला हाइड्रोजन एटम था, ये उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम था, ये उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये आपस में
क्या करते हैं, एक रीजन क्रिएट करते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं ग्राउंड लेवल, कि अभी भाई ये सब कहां पे हैं, अभी ये सब के सब ग्राउंड लेवल में हैं, अभी इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है। जब इनको बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो ये सरफेस को छोड़ के बाहर जाने लग जाते हैं। हम सर ये बता क्या रहे हैं, आप हमको थोड़ा ये समझाइए। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब में से रेडिएशन आखिर निकल ही क्यों रहे हैं, और निकल रहे हैं तो हमको इस तरीके से लाइंस की सीरीज क्यों मिल रही है। आप यहां देखोगे तो लाइन की कई सारी सीरीज मिलेंगी। आप जो देख रहे हो उनमें से कुछ तो तुमको दिख रही हैं, लेकिन कई सारे सीरीज ऐसे होते हैं लाइंस की जो दिखते नहीं है, क्योंकि वो विजुअल रीजन में ही नहीं है। इसको चलिए मैं और अच्छे से समझाता हूं, थोड़ा ध्यान दो, मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूं। ऐसे मान के चलो कि शुरुआत में, स्टार्टिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, सुनिएगा सभी लोग, ये मान के चलो कि स्टार्टिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सब कहां थे, ग्राउंड लेवल में थे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो थे वो कहां थे, ग्राउंड लेवल में थे। ग्राउंड लेवल का मतलब अपने लिमिट में, वैलेंस शेल में थे। हमने उनको एनर्जी दिया। अब हम प्रॉपर समझेंगे कि क्यों भैया ये लाइट निकला, ये रेडिएशन निकले क्यों। अब हमने क्या कहा कि जब उनको हमने एनर्जी दिया, अगर एनर्जी कैसे दिया, अलग अलग फॉर्म हो सकती है एनर्जी की। मे बी वो हो सकता है लाइट एनर्जी, मे बी वो हो सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अलग अलग एनर्जी की आपने क्या किया, फॉर्म से उसको एनर्जी प्रोवाइड की। जब किसी को एनर्जी मिलता है तो फिर वो ग्राउंड लेवल में नहीं रहता है। ये जो n=1 हमने माना है, इसे हम लोग कहते हैं किस नाम से, ग्राउंड लेवल के नाम से। इसे हम कहेंगे सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल एंड सो ऑन होते होते हम इनफाइनाइट लेवल तक चले गए। अब माना कोई एनर्जी गेन किया, तो कितनी एनर्जी गेन करेगा उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन जाएंगे अगले लेवल पे। देखिए लेवल तो ऐसे मान के चलो कि हमारे पास, माना ये मैं समझाया भी हूं पिछली क्लास में बच्चों को, माना मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, ठीक है। अब 2 लाख के बाद मेरे पास 5 लाख हो गए रुपए, तो वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल आ गया। 50 लाख की डिमांड हम सोचने लगेंगे, एक और लेवल आ जाएगा। तो ये तो इमेजिनरी लेवल है ना, कोई फिक्स लेवल नहीं है। बस जिसके पास करोड़ों रुपया आ जाता तो सोचता हम और अच्छे एनर्जी लेवल पे चले जाएं। तो जो नीचे ग्राउंड लेवल के इलेक्ट्रॉन थे, जब वो एनर्जी को गेन करेंगे तो एनर्जी को गेन करने के बाद अलग अलग लेवल पे चले जाएंगे। सर कौन से लेवल पे जाएंगे, ये डिपेंड करेगा कि उन्होंने कितनी एनर्जी गेन की है। वो जितनी एनर्जी गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी को गेन करके अपने अलग अलग लेवल पे चले जाएंगे। मे भी कुछ इनफाइनाइट लेवल पे भी जा सकते हैं अगर बहुत ज्यादा एनर्जी गेन कर लिया, ठीक है। लेकिन जब कोई एनर्जी गेन कर लेता है तो तुरंत ही वो अनस्टेबल भी हो जाता है। अनस्टेबल होने का मतलब वो हमेशा वहां रहेगा नहीं। अब उसकी मजबूरी है कि वो वापस ग्राउंड लेवल में उतर के आए। उसके सामने इस बात की मजबूरी पड़ जाती है कि वो वापस ग्राउंड लेवल में आएगा, और जब ग्राउंड लेवल में आएगा तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी वो इमिट करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल वैसे समझो प्यारा बेटा, जैसे तुम लोगों को जेब खर्च के लिए पैसे मिलते हैं, वो एनर्जी है। जैसे पैसे मिलते हैं तुम एक्साइटेड लेवल पे आ जाते हो, तो क्या हमेशा एक्साइटेड लेवल पे रहते हो, नहीं। फिर आते हो वापस हो कहां पे, ग्राउंड लेवल पे, हिंदी में कुछ और कह लीजिए उसको। तो वापस अपने उसी ग्राउंड लेवल में वापस लौट के चले जाते हो। अब हो सकता है किसी ने पूरे पैसे नहीं खर्च किए, जो जो पूरे पैसे खर्च कर देगा तो वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा। बिल्कुल ग्राउंड लेवल का मतलब हो सकता है कि कोई इनफाइनाइट से उतर के आ जाए, पूरा ही पैसा खर्च कर दिया। किसी के पास इतने रुपये थे उसने सारे खर्च कर दिए तो वो ग्राउंड लेवल पे उतर के आ गया। कुछ इलेक्ट्रॉन इस लेवल से उतर के नीचे ग्राउंड लेवल पे आएंगे। कुछ हो सकते हैं 5वें लेवल से ग्राउंड लेवल पर उतर के आया और पूरी एनर्जी लूज कर दी। कोई थर्ड से ग्राउंड लेवल पर उतर के आया और कुछ सेकंड से ग्राउंड लेवल पर उतर के आया। जब वो उतर के आएगा तो रेडिएशन इमिट करेगा, और वो रेडिएशन लाइन की फॉर्म में तुमको स्क्रीन पे दिखेंगे। तो तुम यहां देख रहे हो लाइंस की एक सीरीज क्रिएट होगी, और उस सीरीज को हम पहले नाम क्या देंगे, उसे हम नाम देंगे लायमन सीरीज। ये नाम पढ़ते हैं साइंटिस्ट के बेसिस पे, जिसने जिसने डिस्कवर किया उसके नाम के बेसिस पे ये नाम उसको दिए गए पहली बार। तो लायमन सीरीज मिल गई। मतलब हुआ क्या था, हुआ ये था कि यहां पर जो स्क्रीन था, सुनिएगा, यहां पर जो स्क्रीन था उस स्क्रीन पर तुमको कई सारी लाइंस की, पतली पतली लाइंस की क्या मिली, सीरीज मिली। जैसे ये पहली सीरीज हो गई, ये दूसरी सीरीज हो गई, ये तीसरी सीरीज हो गई, ये अगली चौथी सीरीज हो गई। अब ये जो लाइन की सीरीज मिल रही हैं उनमें से कुछ विजिबल हैं, कुछ क्या, केवल बाल्मर वाला, जो बाल्मर था, बाल्मर वाला ही केवल विजिबल था, बाकी जो थे वो नॉट विजिबल थे। तो सर हम देखें कैसे,
आजकल तो आप जानते हो कितनी सारी डिवाइस आ गई हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि कौन विजिबल है कौन अनविजिबल है। तो ये मान के चलो कि जो ये लाइन की सीरीज बन रही है, इनमें से लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज, ऐसे कई सारी सीरीज होती हैं। यह है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कहानी। मैं पूरी थ्योरी को एक बार वापस जोड़ के समझाने की कोशिश करता हूं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कहानी यह कहता है कि हम जो डिस्चार्ज ट्यूब लेके चल रहे थे, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस को भरा, ठीक है, भर दिया। जैसे ही तुमने हाइड्रोजन गैस को भरा, तो हाइड्रोजन गैस के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो दे रहे थे उसको गेन करके ग्राउंड लेवल से कहां चले जाएंगे, एक्साइटेड लेवल पे। और जब वो एक्साइटेड लेवल पे चले जाएंगे तो वहां से वो फिर अलग अलग लेवल पे उतरेंगे। कौन से लेवल पे उतरेंगे ये डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी लूज कर रहे हैं। और जब वो नीचे लेवल पे उतर के आएंगे तो कई सारी लाइन की सीरीज क्रिएट होंगी, जो कि तुम्हें स्क्रीन पे सीरीज की फॉर्म में दिखता है। ये डिफरेंट लाइन की जो सीरीज मिलती हैं, इन्हीं डिफरेंट लाइन की सीरीज को हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब सुनिएगा, थोड़ा सा आइडिया ये लगा कि ये लाइन की सीरीज क्यों मिलती है। आपसे कोई पूछे कि लाइन की सीरीज क्यों मिलती हैं, तो कहोगे कि जो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल पे थे, जब वो वापस लौट के आते हैं लोअर एनर्जी लेवल पे, तो उस दौरान कुछ रेडिएशन इमिट करते हैं, एनर्जी इमिट करते हैं। उसी एनर्जी की बेसिस पे हमें लाइंस की सीरीज मिलती है। कौन से लेवल पे उतर के आए उस बेसिस पे अलग अलग सीरीज है। अगर ग्राउंड लेवल पे उतर के आए तो लेमन सीरीज। अगर सभी अलग अलग लेवल से उतर के आ रहे हैं और कहां पे उतर के आ रहे हैं, सेकंड लेवल पे आ रहे हैं, ऑल आर रिटर्न बैक एट द सेकंड लेवल, तब जो सीरीज बनेगी वो बाल्मर सीरीज। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल पे उतर के आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उतर के, और कहां उतर के आ रहे हैं, थर्ड लेवल पे आ रहे हैं, तब जो सीरीज बनेगी वो पास्टन सीरीज आएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन अगर फोर्थ लेवल पे उतर के आ रहे हैं, तब जो सीरीज बनेगी ब्रैकेट सीरीज। पांचवें लेवल पे उतर के आएंगे तब जो सीरीज बनेगी उसे फुंड सीरीज बोलेंगे। अभी लेटेस्ट में एक नया डिस्कवर हुआ है, उसे कहते हैं हम्फ्री सीरीज। अभी मैं टेबल में उसको ऐड कर दूंगा। तो ये कुछ सीरीज बनी। उसी समय एक साइंटिस्ट थे रेडबर्ग, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पे काम कर रहे थे। रेडबर्ग ने यह कहा कि जब इलेक्ट्रॉन वापस लेवल में उतर के आते हैं, उस दौरान जो वो रेडिएशन इमिट करते हैं, हम लोग उन रेडिएशन की क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, या वेव नंबर फाइंड कर सकते हैं। वेव नंबर तो उल्टा होता है वेवलेंथ का, पता है, पहले ही क्लास में पढ़ाया था। तो उन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। और वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपकी नजरों के सामने दिख रहा होगा। वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है 1/λ, मतलब वेवलेंथ, वेव नंबर, जो कि वेव नंबर के इक्वल होता है, 1/λ वेव नंबर ही होता है। उसका उन्होंने फॉर्मूला दिया RH ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2²। अच्छा, इसमें कौन क्या चीज है, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है। किसकी वेवलेंथ है, रेडिएशन की वेवलेंथ है। कौन से रेडिएशन की वेवलेंथ है, जो ट्रांजिशन के दौरान हमको दिख रहा है। सर ट्रांजिशन तो कई सारे हो रहे हैं, तो हम पर्टिकुलर बात भी तो कर रहे हैं। अगर माना 5वें से वो फर्स्ट में आया, तब जो रेडिएशन निकला होगा हम उसकी वेवलेंथ की बात करेंगे। 6 से माना थर्ड पे आया, तब जो रेडिएशन निकला होगा उसकी वेवलेंथ की बात करोगे। किसी एक लेवल से इलेक्ट्रॉन उतरेगा, किसी नीचे ग्राउंड लेवल पे उतरेगा, और जब इलेक्ट्रॉन उतरेगा तो जो एनर्जी गेन करके चढ़ा था वही एनर्जी लूज करेगा। और उस रेडिएशन की वेवलेंथ को बताने के लिए रेडबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया। मैं इस फॉर्मूले को बताता चल रहा हूं, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला लैम्डा यहां हो गया वेवलेंथ। RH एक कांस्टेंट है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। RH एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 109,677। ये पॉइंट नहीं है, इसको सुधार लीजिएगा, ये डेसिमल नहीं है, कॉमा है, सेंटीमीटर इनवर्स में। RH की ये वैल्यू आप रखना भूलिएगा नहीं, पहली बात। इसी के साथ साथ एक बात और तैयार हो जानी चाहिए, क्या कि अगर आप RH की जो वैल्यू है, जिसे बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जब तुम सेंटीमीटर इनवर्स में रख रहे हो, तो जो वेवलेंथ निकालोगे वो भी तो सेंटीमीटर में ही निकलेगा ना। अब जरूरत कैसी है, मीटर में है, कहां है, क्योंकि अधिकतर जो फॉर्मूले तुम यूज करते थे, एक एग्जांपल समझो, तुम वेवलेंथ निकाली और किसी ने फ्रीक्वेंसी पूछा, तो फॉर्मूला क्या याद किए थे, C = न्यू लैम्डा। ये आप पहले या दूसरे लेक्चर में सीखा था आपने। C क्या होती थी, स्पीड ऑफ लाइट, याद होगा। C होता था स्पीड ऑफ लाइट,
लैम्डा यहां पर क्या होता था, वेवलेंथ होता था, और न्यू यहां पे क्या होता था मेरा प्यारा बच्चा, फ्रीक्वेंसी होता था। न्यू यहां पे क्या होता था, फ्रीक्वेंसी होता था। अब एक मिनट, स्क्रीन चली गई, मैं इसमें आ जा रहा हूं। हाँ, यसूस रेसी का ठीक, सभी बच्चे हैं, ठीक, ओके। अब यहाँ पे मेरा प्यारा बच्चा तुमने देखा कि ये जो फॉर्मूला तुमको मैं बता रहा हूं, ये फॉर्मूला तुम लोग पहले पढ़े थे। सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। सी सर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर माना वेवलेंथ पता है तो तुम फ्रीक्वेंसी निकाल ले जाओगे। वेवलेंथ इससे निकाल सकते हो, या देखो, अब एक बात याद रखना, वेवलेंथ जब यहां से निकलेगा तो सेंटीमीटर में निकलेगा, या तो कांस्टेंट तुम अलग अलग याद करो, मीटर में अलग, सेंटीमीटर में अलग, तो मैं एक साथ याद करवा दूंगा। अभी खाली बस दिमाग में रखो कौन क्या चीज है। अगर वेवलेंथ आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा तो एनर्जी आ जाएगा। यू कैन फाइंड ऑल द थिंग्स। अगर इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में उतर के आ रहा है, उस दौरान तुम उसकी वेवलेंथ निकालना चाहते हो, फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो, एनर्जी निकालना चाहते हो, सब फाइंड कर सकते हो। मैं बताऊंगा अभी कैसे, लेकिन बस ये मान के चलो पहले वेवलेंथ सीखो कैसे निकालते हैं। वेवलेंथ वेव नंबर का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। अब यहाँ n1 क्या है, n1 का मतलब होता है एट विच, किस लेवल पे इलेक्ट्रॉन किस लेवल पे उतर के आ रहा है। मतलब अगर न्यूमेरिकल में कुछ ऐसा दिया है कि इलेक्ट्रॉन 5वें से 3rd पे आ रहा है, तो n1 की वैल्यू 3rd हो गई, 3 हो गई। कहां से आ रहा है, अगर वो 5th से आ रहा है तो n2 हो गया कहां से, फ्रॉम वेयर, कौन से लेवल से आ रहा है, किस लेवल से इलेक्ट्रॉन उतर के आ रहा है, वो n2 की वैल्यू हो गई। जैसे तुम ये फॉर्मूला लगाओगे वैसे ही तुम्हें वेवलेंथ पता चल जाएगा। फिर क्या हुआ, अब तो फॉर्मूला भी हमको पता चल गया, ये भी पता चल गया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अगर तुम पुराने स्पेक्ट्रम को देखो तो डिस्चार्ज ट्यूब में अलग अलग गैस भर रहे थे। हम हाइड्रोजन गैस जब भरेंगे तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल पहले एटम में कन्वर्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके लो टू हाई लेवल जाएंगे, वापस आएंगे, रेडिएशन इमिट करेंगे। रेडिएशन को प्रिज्म से पास करा के जब स्क्रीन पे लोगे तो स्क्रीन पे कुछ लाइंस की सीरीज मिलेंगी। बनने वाली जो लाइंस की सीरीज है उनको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये सीरीज लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज, ऐसे कई नाम से होता है। क्यों लाइन की सीरीज बनती है वो देखो यहाँ पर ग्राफिकली क्या कह सकते हैं, इमेज के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। रेडबर्ग जो एक अच्छे स्पेक्ट्रोस्कोपी के तौर पे वर्क कर भी रहे थे, इन्होंने क्या किया कि जो रेडिएशन इमिट हो रहे थे, वो रेडिएशन जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन रेडिएशन की वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला दे दिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया। लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने मॉडिफाई भी किया। इन्होंने कहा कि ये जो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का तुम्हें फॉर्मूला दे रहे हैं ना, इसकी एक अच्छी बात है। लोगों ने पूछा क्या अच्छी बात है, इन्होंने कहा कि भले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नाम हो तो ये हाइड्रोजन के लिए तो यूज होता ही होता है, प्लस दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। सर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज क्या होते हैं, मतलब उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, प्लस हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए भी लगेगा। तो लोगों ने कहा कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब क्या है। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब होता है जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वैसे ही जिसके भी अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे हीलियम में कितने होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन अगर तुम प्लस कर दो मतलब एक निकाल लिया तुमने, यू हैव टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। देखो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्यों, एटॉमिक नंबर 3 है हाइड्रोजन लिथियम, तो आपने उसमें 2 प्लस कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 1 ही बचा। तो ये जितने भी होंगे, चाहे मैं हाइड्रोजन लूं, चाहे हीलियम प्लस लूं, चाहे लिथियम 2 प्लस लूं, या बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तुम निकाल दो, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1। तो उन्होंने कहा कि जो फॉर्मूला हमने दिया था वो फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए तो लगेगा ही लगेगा, और जो हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज हैं, स्पीसीज बोला है इसलिए आयन ले सकते हैं, हाइड्रोजन लाइक जो स्पीसीज हैं उन पे भी एप्लीकेबल होगा। बस उन्होंने फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन क्या किया, उन्होंने उस वैल्यू को RH वाली जो वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई करा दिया किसके साथ, Z² के साथ। Z तुम लोग जानते हो क्या है, एटॉमिक नंबर। सर पिछले फॉर्मूले में तो हमको Z नहीं दिख रहा था, कुछ Z वर्ड तो नहीं लिखा था, तो क्यों लिखा होगा, हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन में Z की वैल्यू होती भी कितनी है, 1 ही तो होती है, तो इसलिए पीछे नहीं लिखा था। अब यहां पे Z की वैल्यू 1 थोड़ी रखोगे बाकियों के लिए,
क्योंकि आपको पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो Z2 रखोगे। लिथियम का न्यूमेरिकल आएगा तो Z की वैल्यू हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो हम Z की वैल्यू मेरा प्यारा बच्चा क्या रखेंगे 3 रखेंगे। हम बेरिलियम, सॉरी, माना हमने यहां पर बेरिलियम ले लिया, बेरिलियम ले लिया तो Z की वैल्यू हमने क्या रख दिया 4 रख दिया। इस तरीके से हम यूज करेंगे। ओके, अब जब इतनी बात, हाँ बोलो बेटा श्रेया। डिफरेंट एनर्जी लेवल से नीचे क्यों आते हैं? बेटा एनर्जी लेवल से नीचे उतर के क्यों आते हैं ये पूछना चाह रही हो? Yes, ठीक, देखो बेटा समस्या ये है कि कभी भी किसी को जब ज्यादा एनर्जी मिल जाती है तो यूनिवर्स का नियम है कि वो अनस्टेबल हो जाता है, फिर वो उसको संभाल नहीं पाता है वो एनर्जी। ये ऐसे समझो कि जब, बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, जैसे जब कोई जितना भी गरीब आदमी हो ना वो ज्यादा स्टेबल है, जिसके पास भी करोड़ों रुपए आ जाते हैं ना तो उसको फिर हजम ही नहीं होते वो रुपए, कहाँ खर्च गए कहाँ खर्च गए वो उसी परेशानी में रहता है, जिंदा ही नहीं रह पाता, दिन भर सोचता रहता है यार इतना पैसा रखा है हम प्लॉट खरीद लें, ये कर लें वो कर लें, करें क्या आखिर। तो जितना एनर्जी किसी के पास बढ़ती है, ये ह्यूमन के लिए भी अप्लीकेबल है, सिमिलरली एटॉमिक लेवल पे और केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट भी अप्लीकेबल होता है। मतलब जिसके पास जब एनर्जी बढ़ती है तो वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब वो उस स्थिति में रुक नहीं पाएगा, वो किस तरफ भागने की कोशिश करेगा, स्टेबिलिटी की तरफ भागने की कोशिश करेगा। और स्टेबिलिटी का मतलब होता है अपनी एनर्जी को कम करना। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, दूसरा एग्जांपल ऐसे समझो, मैं यहां लिख दे रहा हूं उससे समझ में आएगा। हमने कहा कि जैसे ये वाटर एक लेवल हमने बना दिया, इसे समझ में आ जाएगा। एक तरफ मैंने हाई लेवल बनाया, एक तरफ लो लेवल बनाया, पानी यहां पे है, ठीक है, ये पानी यहां पे है। अब ये पानी यहां से नीचे की तरफ क्यों आता है? तो कई सारे लोग बोल सकते हैं कि ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। हाँ, ग्रेविटेशन फोर्स का एग्जांपल तुम दे सकते हो, तो मैं ग्रेविटेशन फोर्स के पॉइंट से कहना भी नहीं चाह रहा था। अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल बदलूंगा तो आप वहां ग्रेविटेशन फोर्स नहीं अप्लाई कर पाओगे। जैसे हमने कहा कि एक रॉड है, अब इस रॉड में इधर हमने कहा टेम्परेचर है बहुत ज्यादा, इधर है टेम्परेचर माना 500 डिग्री सेल्सियस, और इधर टेम्परेचर जो है वो कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है कि इस तरफ हीट का फ्लो हो चालू हो जाएगा, यही तो होता है ना, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी है तो ये अनस्टेबल फील करेगा, तो ये क्या चाहेगा कि हम अपनी एनर्जी लूज कर दें। लोग अपनी एनर्जी लूज करना चाहते हैं, क्योंकि जब एनर्जी लूज करेंगे तभी वो स्टेबल हो जाएंगे। गेन तो खुशी खुशी में कर लिया, लोगों को पता नहीं होता है कि पैसा आ जाएगा तो बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा, जिंदगी जिंदगी बहुत बढ़िया नहीं हो जाएगी। लोग तड़पते हैं कि यार हमको पैसे मिल जाएं, हम अमीर बन जाएं, ये हो जाएगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन जिसके पास होते हैं उससे पूछो, खुशी आपको जितने कम पैसे होंगे, आप इतने भी ना हो कि खाना ही ना खा पाओ। यहां का मतलब होता है कि एक जो लिमिटेड आपकी जरूरत पूरी हो जा रही है वो ज्यादा स्टेबल सिचुएशन है। तो हम यहां पर ओवरऑल श्रेया ये कहना चाहते थे कि जो ज्यादा एनर्जी पे होता है वो अनस्टेबल होता है, तो वो कम एनर्जी की तरफ भागता है, और कम की तरफ वो जाएगा कैसे, एनर्जी को लूज करके। जैसे यहां हम क्या कर रहे थे कि ये पानी नीचे क्यों आना चाहता है अपने आप, ये अपने आप इसलिए आना चाहता है क्योंकि यहां पे उसकी एनर्जी ज्यादा है, मोर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जब नीचे आएगा तो अपनी एनर्जी कम हो जाएगी, लो पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई भी अपनी एनर्जी लूज क्यों करता है? क्योंकि वो हाई टू लो की तरफ जाना चाहता है, वो स्टेबिलिटी को पाना चाहता है। तो एनर्जी को लूज करने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। श्रेया थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है? चलो, ये बात अपने दिमाग में सभी बच्चे बैठा के रखेंगे, केमिस्ट्री में मैं कई जगह यूज करूंगा कि एनर्जी किसी के पास ज्यादा है तो अनस्टेबल, एनर्जी कम है तो स्टेबल, और स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने क्या किया, वापस एनर्जी लूज कर दी। अब यहां हम फॉर्मूले की बात कर रहे थे जो रेडबर्ग ने दिया था। जेड है एटॉमिक नंबर, सबके लिए अलग अलग एटॉमिक नंबर यूज होगा। आर एच की वैल्यू बता चुका था 109 677, वेरी गुड। N1 कौन किस लेवल पे आ रहा है, एट विच कहां आ रहा है, और ये N2 फ्रॉम वेयर कहां से आ रहा है। बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं ऐसे समझाऊंगा कि कोई भी न्यूमेरिकल फंस ही नहीं सकता आपसे। इस टेबल को याद कर लो, ये बड़े काम की चीज है। कभी कभी हम बच्चों को इसको ऐसे भी याद करवाते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कुछ लोग। जैसे हम ऐसे लिखते हैं UV∠I, ठीक है, और LBP BP, ऐसे लिखते हैं LBP BP।
ठीक है। LBP का मतलब क्या हो गया, लेमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट फुंड, लेमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट फुंड, ये सीरीज का नाम हो गए जितने भी थे। और ये उनके सामने यूवी ट्रिपल आई का मतलब क्या हो गया कि अल्ट्रावायलेट रीजन में, विजिबल रीजन में, इंफ्रारेड इंफ्रारेड इंफ्रारेड। रीजन भी याद करना पड़ेगा। पता चला तुमने अभी क्वेश्चन चेक किया, पता चला बाल्मर में वो रेडिएशन जो है बाल्मर में हो रहा है, पूछेगा बताओ कौन से रीजन में बिलोंग कर रहे हैं रेडिएशन, तो विजिबल रीजन में बिलोंग कर रहे हैं। तो आप पैटर्न की बेसिस पे याद रखो, लेमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट फुंड, ठीक है। और यूवी ट्रिपल आई, अभी लेटेस्ट में एक और डिस्कवर हुआ है, दैट इज हम्फरी। लेटेस्ट का मतलब अभी जल्दी में नहीं, बहुत टाइम हुआ है। तो हम्फरी सीरीज है, उसमें N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, यूज नहीं होता है न्यूमेरिकल के लिए। अच्छा N2 क्या होता है, N2 हमेशा उससे ऊपर लेवल होगा। N1 पे कहां से आएगा, 1 पे 2 से आएगा, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। 2 पे कहां से आएगा, 3 4 5 से लौट के आएगा। 4 पे कहां से आएगा, उससे ज्यादा वाले बनाएगा ना, 5 6 से आएगा। तो हमेशा N2 की वैल्यू N1 से ज्यादा होती है। तो हम्फरी के लिए N1 की वैल्यू 6, और आ कहां से सकता है 7 8 9, ये भी इंफ्रारेड में ही आता है। वैसे जरूरत तुम्हें पड़ेगी नहीं इसकी, ठीक। बात नंबर 1, हमने टेबल समझा, हमने ये सीखा कितने तरीके के स्पेक्ट्रम होते हैं, हमने ये सीखा कि कौन कौन से रीजन में वो बिलोंग करते हैं, बहुत सारी बातें आपने सीख ली और समझ ली। अब जरा आओ कि इसके न्यूमेरिकल बनते कैसे हैं। फॉर्मूला तो सर आपने बता दिया, और आपने ये भी शुरू में हमको बताया था कि ये थ्योरी और जितनी भी हम आपको ज्ञान दे रहे हैं ये इस तरीके से नहीं आता है। आता कैसे एग्जाम में, न्यूमेरिकल की फॉर्म में। तो न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं वो हमको आप समझाइए, क्योंकि वो जरूरी चीज है। देखिए मैंने न्यूमेरिकल को यहां टाइप वाइज बांट दिया है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5। क्यों बांटा है हमने ऐसे, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैं जितने टाइप आपको बताऊं, आप अपनी बुक खोलो या रेफरेंस खोलो, क्वेश्चन उसी में से मिल जाए, कोई छूटे ना। ये नहीं कि हमने फॉर्मूला बता दिया और मैं कहूं कि ठीक है जब आप करो जाके क्वेश्चन, ऐसा थोड़ी होता है। अब मैं आपको हर टाइप का बताऊंगा कि कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए टाइप नंबर 1, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं। सिंपल क्वेश्चन का मतलब क्या, N1 N2 दोनों दिया होता है, N1 एंड N2 बोथ आर गिवन, दोनों दिया होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख के बताता हूं, हमने ऐसे क्वेश्चन कहा, हमने ऐसे बोला, हमने कहा कि इफ ड्यूरिंग द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इफ ड्यूरिंग द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हमने ऐसे बोला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो रहा है, इफ ड्यूरिंग द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ट्रांजिशन इज अकरिंग, ट्रांजिशन जो हो रहा है वो अकर हो रहा है फ्रॉम n इक्वल टू 6 टू n इक्वल टू 4, वॉट विल बी, क्वेश्चन हमने क्या कहा कि बताओ जरा क्या होगा, वॉट विल बी, सुनिएगा थोड़ा, हमने कहा कि वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ, वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की क्या वैल्यू होगी, ये क्वेश्चन हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो जरा क्या वैल्यू होगी वेवलेंथ की। अब तुम अगर इस तरीके का क्वेश्चन देखो तो तुम्हें 3 बातें ही पकड़नी होती हैं। सर आपने RH की क्या वैल्यू बताई थी, कांस्टेंट की फिर तो बता दीजिए। RH की वैल्यू 109 677, 109 677, मतलब इसके बीच में पॉइंट है, मतलब क्या कॉमा है, क्या है वो कॉमा है बेटा, मैंने बोला था पढ़ाते समय, ठीक है। अब यार सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब मैं 1,09,600 मैं बता रहा, हाँ बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। 1 मिनट पहले समझ लो सब, तो ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन तो बाद में दूंगा टाइम में। अब इस तरीके के क्वेश्चन में तुम्हें वेवलेंथ निकालना था, तो 1/λ का फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला क्या होता था, RH इंटू जेड स्क्वायर, हमेशा तुम फॉर्मूला यही याद रखो, भले हाइड्रोजन हो, वैल्यू 1 कर दो, इससे भूलोगे नहीं, ठीक है। फॉर्मूला हो गया, RH की वैल्यू 109 677। अब माना टाइम ना हो, कैलकुलेशन भाई ज्यादा कठिन हो रही हो, तो उसको 700 मान लो भाई। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 1, फॉर हाइड्रोजन जेड की वैल्यू कितनी होती है 1। N1 क्या होता है, किसी को पता है N1 क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1, N1 की वैल्यू, हाँ 4, तो वो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर, कहाँ पे आ रहा है, और N2 क्या होता है कहाँ से, तो ये 6 स्क्वायर आ जाएगा। अब जैसे पूरा सॉल्व करोगे तो देखो एक बात ध्यान देना, वेवलेंथ पूछा है, गलती यहां पर करना मत कोई लोग, वेवलेंथ पूछा है, तो अगर वेवलेंथ निकालना होगा तो आपको यहां 1/λ निकलेगा,
और उसको रिवर्स करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। ये गलती कर देते हैं बच्चे, मैं देखता हूं। पहली बात, लेकिन अगर कुछ और निकालना हो तो रिवर्स मत करना। तो ये नहीं कि तुम यहां पर वेवलेंथ निकाल लो, पलट के निकाल लो, कैलकुलेशन तुम बिना मतलब बढ़ा दोगे। क्यों बढ़ा देंगे सर? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जैसे फॉर्मूला क्या याद किया था? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद किया था सी अपॉन लेमडा। सी अपॉन लेमडा का मतलब क्या होता है? सी इंटू 1 अपॉन लेमडा। तो लेमडा क्यों निकालना? सीधे 1 अपॉन लेमडा निकला था, वही उठा के रख देना। सी की वैल्यू पता ही रहती है, स्पीड ऑफ लाइट। समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? अगर तुम फ्रीक्वेंसी या और कुछ निकालोगे तो सीधे 1 अपॉन लेमडा की जरूरत पड़ती है, तो सीधे 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू वहां उठा के रख दो। और केवल वेवलेंथ पूछेगा तो रिवर्स करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर एनर्जी पूछता तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था क्या? एससी डिवाइडेड बाई लेमडा। कुछ जो नए बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सब क्या है टर्म, तो धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये टर्म होते क्या है। बस मान के चलो कांस्टेंट है कुछ। 6.6 इंटू 10⁻⁻34। सी स्पीड की लाइट होती थी, 3 इंटू 10⁻6। ये एनर्जी का फॉर्मूला होता था रेडिएशन का। कैसे निकल, हाँ 10⁸ और कैसे निकला वो हम आपको सिखा देंगे। अब 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यहां पर मीटर में लेमडा की जो वैल्यू होगी उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। बस ये थोड़ी बातें ध्यान रखोगे तो अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। मैं एक क्लास और अरेंज करूंगा जिसमें मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और वहां पर जो प्रॉब्लम्स होंगी उन पे डिस्कस करूंगा। आज की क्लास में हम केवल ये डिस्कस करेंगे कि कितने तरीके से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। जो पहले, हाँ स्मिता को डाउट? हाँ चलिए। जो फिर उस फॉर्म में हाँ 1/λ v लिखा था या न्यू लिखा था? 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू कहाँ पे? पीछे तो फॉर्मूला था। फॉर्मूला तो बेटा, वेव नंबर वाला। अच्छा वो वेव नंबर था। 1 अपॉन लेमडा वेव नंबर के बराबर होता था बेटा। वो न्यू नहीं होता था, वो वेव नंबर होता था बेटा। ठीक है, अभी परेशान मत हो, धीरे धीरे आइडिया लगने लगेगा। अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो बता रहा हूं कितने तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले टाइप का जो न्यूमेरिकल बनता है उसमें n1 n2, n1 का मतलब कहां पे आ रहा है, n2 का मतलब कहां से आ रहा है, और स्पेक्ट्रम कौन सा है ये पता रहता है, तो जेड पता रहेगा, सब कुछ पता रहेगा। केवल फार्मूला लगाना हुआ करेगा और आंसर आ जाया करेगा। फार्मूला लगा के मैं आंसर भी करवाऊंगा, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। पहले सारे टाइप कवर करते हैं। पहले टाइम में मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल फार्मूला अप्लाई करो। फार्मूला अप्लाई करके कुछ करना होता नहीं है आपको, बस केवल यहां पर वैल्यू रखो, वैल्यू करके सॉल्व करना होगा। चलिए टाइप नंबर 2 पे आते हैं। टाइप नंबर 2 का जो न्यूमेरिकल आता है, इसमें प्यारा बेटा करते क्या है कि n1 की वैल्यू को नहीं देते हैं, वो छिपा देते हैं, हाइड कर देते हैं। अच्छा, n1 की वैल्यू को हाइड कर दिए, तो n1 की वैल्यू हाइड कैसे किए, इस चीज को भी थोड़ा समझते हैं कि n1 की वैल्यू हाइड कैसे किए। n1 की वैल्यू जब वो हाइड करेंगे तो आपको यूज करना होगा टेबल। यू हैव टू यूज द टेबल, आपको टेबल का यूज करना होगा। ध्यान रखना। सर कौन सी टेबल? याद करो, एक टेबल नहीं बताई थी कि जिसमें n1 की वैल्यू लिया था, n2 की वैल्यू लिया था। देखो इस न्यूमेरिकल में अगर आपको याद होगा बहुत अच्छे से, तो मैंने याद कराया था बीपी बीपी, नहीं सॉरी एल बीपी बीपी। आपको एक पैटर्न याद कराने की कोशिश किया था हमने, एल बीपी बीपी मतलब लेमन के लिए n1 की वैल्यू 1, बाल्मर के लिए 2, पासन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और फुंड के लिए 5। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताना भूल गया कि जितने भी स्पेक्ट्रम बनते हैं उनमें से कोई भी दिखता नहीं है, केवल दिखता कौन है? बाल्मर, क्योंकि यही विजिबल रीजन में आता है। तुमने देखा था टेबल में, यही विजिबल रीजन में आता है। तो जब बाल्मर देखो तो कलर लाइनें मिलेंगी, बाकी में किसी में कलर लाइनें नहीं मिलेंगी। ये भी रीजन है कि कोई पूछे कि सबसे पहले कौन सी सीरीज डिस्कवर हुई, बाल्मर डिस्कवर हुई, क्योंकि वो आंखों से दिख जा रही थी। पहले आंखों से दिख जा रही थी तो पहले वही डिस्कवर होगी ना। लोगों के दिमाग में थोड़ी आएगा कि तुम बाकी की मशीनें लगा के अब डिस्कवर करो। जब पहली बार दिखा किसी को बाल्मर, तब लोगों ने सोचा होगा कि यार हो सकता है कि कुछ और रीजन की क्रिएट हुई हो रेडिएशन, जो दिखता ना हो हमें। जैसे बहुत फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जो हमारे कानों को सुनाई नहीं देता है, बिल्कुल वैसे ही कई सारे रेडिएशन होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो बाद में बाकी के रेडिएशन डिस्कवर हुए। कोई पूछे कि सबसे पहले कौन डिस्कवर हुआ, तो बाल्मर। अब मैं जो दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल बता रहा हूं,
इस न्यूमेरिकल में n1 की जो वैल्यू होती है वो क्या करते हैं, नहीं देते हैं। ठीक है, n1 की वैल्यू नहीं देते हैं। कैसे? एक न्यूमेरिकल देखो, जैसे वो न्यूमेरिकल कहेंगे कि इफ ट्रांजिशन इज अकरिंग, मैं ऐसे लिख रहा हूं देखो, इफ ट्रांजिशन इज अकरिंग, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो हो रहा है वो अकर हो रहा है इनटू हीलियम 2+ विद बाल्मर सीरीज, विद बाल्मर सीरीज। मैं अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूं, लैंग्वेज के चक्कर मत पड़ना, बस क्वेश्चन की फीलिंग समझना। फ्रॉम n इक्वल टू 6 फाइंड द वेव नंबर ऑफ द रेडिएशन, फाइंड द वेव नंबर ऑफ द रेडिएशन। आपको वेव नंबर पता करना है। पहले फॉर्मूले पे आ गए। वेव नंबर क्या होता है, 1/λ दैट इज RH इंटू जेड स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने याद करवाया था। 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। पहले वैल्यू रखना सीखो, सभी लोग पहले वैल्यू रखना सीख लो। वैल्यू रखना सीख लोगे तो उसके बाद फिर क्वेश्चन तो तुम कर ही लो जाओगे। कैलकुलेशन में कहाँ प्रॉब्लम होती है तो वो हम रिजॉल्व कर ही देंगे। अब यहाँ पर देखो RH की वैल्यू हमको पता है 109,677 सेंटीमीटर में। जेड की वैल्यू कोई बताएगा कितना रखे? 1। हाँ 2 रखेंगे, बिल्कुल सही उदित। क्यों 2 रखेंगे? क्योंकि ये हीलियम है और हीलियम के केस में जेड की वैल्यू कितनी रखी जाती है? 2 रखी जाएगी। पहले बताया गया था एटॉमिक नंबर। अब जरा देखें किसको पता है n1 की वैल्यू क्या होगी। कोई बता सकता है n1 की वैल्यू क्या होगी? 5 अनुषा क्या होगी बेटा? 5 5 क्यों होगी? तो गिवन नहीं है ना। क्यों नहीं गिवन है भाई? अब बाल्मर है ना, तो बाल्मर सीरीज गिवन है और बाल्मर के लिए क्या होता था, इधर टेबल बना दिया ना मैंने, 2। तो हाँ n1 की वैल्यू 2। मतलब जब n1 नहीं दिया होता है तो वो लैंग्वेज यूज करता है कि ट्रांजिशन बाल्मर में हो रहा है, पास्टन में हो रहा है, ब्रैकेट में हो रहा है, लाइमन में हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो जैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने वर्ड यूज कर लिया बाल्मर सीरीज है, तो बाल्मर का मतलब वो खुद बोलना चाहता है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि n1 की वैल्यू तुम 2 रख लो। वो तुमको बोलेगा नहीं कि बाल्मर है तुम चिल्लाते रहो। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने के बाद हमको बताया जाए कौन सा n1 है कौन सा n2 है। बिल्कुल पता चल जाएगा। अब हम सारा सिखा देंगे कि n1 n2, कभी कभी n2 भी छिपा देते हैं, वो भी सिखाऊंगा अभी। अब n2 की वैल्यू पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। क्यों नहीं पता चल जाएगा, इसीलिए तो सिखा रहा हूँ सारे टाइप वाइज करके। अब n की वैल्यू जो है कहां से आ रहा है, फ्रॉम का मतलब कहां से, तो n2 की वैल्यू 6 हो गया, रख दिया, सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन कर लोगे। बाकी हम बताते हैं। अब तीसरे टाइप पे आ जाते हैं। पहले में दोनों साफ साफ दिए थे, n1 साफ दिया था, n2 साफ दिया था, वैल्यू रखा, आंसर आ गया। दूसरे क्वेश्चन में n1 नहीं दिया था। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में n2 नहीं देता है। आप सुनिएगा सभी लोग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाने जा रहा हूं। n2 जो होता है नहीं देता है। आपको बहुत न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, आप केवल यहां पे ध्यान दो। मैं कुछ कीवर्ड्स बता रहा हूं, आप न्यूमेरिकल को पढ़ो और ढूंढो। अगर उन कीवर्ड्स में से कोई वर्ड मिल गया तो उससे n2 डिफाइन हो जाएगा। जैसे माना अगर वो लैंग्वेज में क्या शब्द यूज कर रहा है, मैक्सिमम एनर्जी, अगर उसने वर्ड यूज किया मैक्सिमम एनर्जी, ऐसे कुछ भी बोले कि लिथियम 2+ में ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन इज अकरिंग इनटू द बाल्मर विद मैक्सिमम एनर्जी। जहां मैक्सिमम एनर्जी तुमने देखा नहीं तो तुरंत समझ जाओगे कि n2 की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी तभी लगती है जब कोई इनफाइनाइट से आएगा, ये वर्ड ध्यान रखिएगा। माना अगर वो न्यूमेरिकल में इस कीवर्ड का यूज कर रहा है, मिनिमम एनर्जी कह रहा है, ट्रांजिशन जो हो रहा है मिनिमम एनर्जी के साथ हो रहा है, तो n2 की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल पास वाली। अगर n1 ये है तो n2 जस्ट बगल वाली। जस्ट बगल वाली का मतलब उसमें एक ऐड कर दो। अब कई सारे बच्चों को कहना होगा सर n1 तो नहीं दिया होगा, तब क्या करेंगे? तो उसमें तो फिर से बता दे रहा हूं, साफ फिर बता दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये तो पता है कि n1 की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं। या तो न्यूमेरिकल साफ साफ n1 दे देगा, नहीं साफ साफ देगा तो लैंग्वेज लिख के देगा कि बाल्मर में हो रहा है, पास्टन में हो रहा है, किस में हो रहा है, उससे n1 पता चल जाएगा। तो n1 की तो हेडेक निकाल दो दिमाग से, n1 की टेंशन हटा दो। n1 तो तुमको या तो डायरेक्ट देगा, नहीं तो टेबल से तुम पता कर लोगे लैंग्वेज को देख के। जब n2 नहीं देता है तो न्यूमेरिकल में कुछ कीवर्ड ढूंढने पड़ते हैं। अगर न्यूमेरिकल में वो बोले मैक्सिमम एनर्जी, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख दूं, मैंने कहा कि इफ, ऐसा हमने लिखा, इफ ट्रांजिशन इज अकरिंग, इफ ट्रांजिशन इज अकरिंग, मैं एक क्वेश्चन अपने आप बना रहा हूं, ठीक है।
हमने कहा कि अगर ट्रांजिशन जो है वो अकर हो रहा है इनटू द लेमन सीरीज विद मैक्सिमम एनर्जी, और फिर वो ब्ला ब्ला करके कुछ भी बोला है कि फाइंड दिस एंड समथिंग। तो कोई बताएगा इस केस में N1 N2 क्या होगा? देखिए किसको समझ में आया। N1 N1 होगा और मैक्सिमम एनर्जी मतलब N2 इनफाइनाइट। बिल्कुल सही है। N1 1 होगा क्योंकि लाइमन बोला है, वो बाल्मर बोलता तो 2 होता, और N2 कितना रहेगा? इनफाइनाइट, क्योंकि एनर्जी के जो लेवल्स होते हैं, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ होती है? इनफाइनाइट से। तो जब कोई इनफाइनाइट से आएगा तभी सबसे दूर से आ रहा है, और जब दूर से आएगा तभी एनर्जी ज्यादा निकलेगी। तो आपको वर्ड और अच्छे समझ में आने लगेंगे, लेकिन अभी कीवर्ड पे ध्यान दो खाली। तो 2 कीवर्ड्स हमने आपको दे दिए एनर्जी के रिस्पेक्ट में। यही कीवर्ड वेवलेंथ में पलट दो, माना वो बोले मिनिमम वेवलेंथ, ये वर्ड आ जाए कि ट्रांजिशन अकर हो रहा है विद मिनिमम वेवलेंथ, तो मिनिमम वेवलेंथ में N2 क्या होगा? इनफाइनाइट। ये सर कैसे? याद करो, एनर्जी बराबर एक फॉर्मूला होता था Hc डिवाइडेड बाई लैम्डा, एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था प्यारा बेटा। तो वहां अगर मैक्सिमम वर्ड है एनर्जी के केस में, तो यहां पर क्या रहेगा? मिनिमम वर्ड रहेगा। ये बात भी यहाँ ध्यान रखना मेरी। अरे मिनिमम एनर्जी वाला बता दीजिएगा। मिनिमम एनर्जी का मतलब होता है, जैसे तुमको एक केस समझाता हूं, अभी समझ में आ जाएगा क्योंकि डाउट है ना, तो इसलिए बताना जरूरी भी है। देखो, अब तो हमें एक बात बताओ, अच्छा उदित, जैसे ही हमने कहा ये पहला लेवल है, हमने कहा इसकी एनर्जी जो है हमने कुछ भी डिसाइड कर दी 15, ऊपर वाले की एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो गई 20, हमने कहा इसकी एनर्जी कितनी है 40, हमने कहा इसकी एनर्जी कितनी है 50, इनफाइनाइट पे चले गए, हमने कहा एनर्जी कितनी है 1000। अब मुझे एक बात बताओ, ये इनफाइनाइट वाला लेवल ले लिया, जब कोई रेडिएशन उतरेगा तो जितने पे उतरेगा उतना गैप के बराबर एनर्जी लूज करता है। यहां पे एनर्जी है 1000, यहां पे है 20, तो मतलब लूज कितना किया होगा? 980। तो हमको एक बात बताओ कि ज्यादा एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी कौन से केस में मिलेगी? जब कहां से आएगा? वो इनफाइनाइट से ना। ठीक, अब एक केस समझो, हमने कहा कि माना ये कोई सेकंड लेवल है, एक एग्जांपल समझो, N2 = 20 है, तो वो कौन से लेवल से आए जिसमें एनर्जी कम आएगी? यहां से आए कि यहां से आए कि यहां से? ये थर्ड लेवल है। देखो, जितना वो ट्रांजिशन करेगा उसके डिफरेंस के बराबर एनर्जी लूज करता है वो। तो वो जब यहां से आएगा तो 20 जूल खाली एनर्जी लूज करेगा, यहां से आएगा तो 50 - 20 30 जूल लूज करेगा, यहां से आएगा तो ज्यादा एनर्जी लूज करेगा। तो मिनिमम एनर्जी के रेडिएशन कब मिलेंगे? जब जस्ट बगल वाले से आए। जस्ट बगल वाले का मतलब क्या है कि अगर N1 की वैल्यू जो भी है तो बगल वाले का मतलब उसमें 1 ऐड कर दो। इसीलिए देखो वहां पर हमने क्या लिखा था कि अगर मिनिमम एनर्जी होगा तो जो भी N1 होगा उसमें वैल्यू क्या ऐड कर दोगे? +1 ऐड कर दोगे। अभी तुम लोग जो कीवर्ड्स दिए जा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से बस दिमाग में बैठा के रखो कि हाँ सर ने ये बात सिखाई है, चलो सर अच्छी बात बोल रहे होंगे, सीख लेते हैं, फिर इसकी एप्लीकेशन सिखाएंगे अगले दिन अप्लाई कर करके। मिनिमम वेवलेंथ के बाद मैक्सिमम वेवलेंथ आ जाएगा। अच्छा, मिनिमम में, जब मिनिमम के केस में क्या था? मिनिमम के केस में था N2 की वैल्यू इनफाइनाइट, तो मैक्सिमम में क्या हो जाएगा? उल्टा, मतलब +1 वाला केस आ जाएगा। 2 ही केस चल रहे हैं अभी खाली, और केस समझाता हूं। अगर ऐसा कोई वर्ड बोले सीरीज लिमिट, अगर वो वर्ड बोले सीरीज लिमिट, वो वर्ड बोले लास्ट लाइन, वो वर्ड बोले लिमिटिंग लाइन, ऐसे शब्द यूज करता है लिमिटिंग लाइन, इसका मतलब वो सबसे आखिरी लाइन की बात कर रहा है। सबसे आखिरी लाइन का मतलब N2 क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। उत्कर्ष समझ में आ रहा है बेटा? उत्कर्ष, ऐसा तो नहीं कुछ ऊपर से आ रहा सब, क्योंकि पुरानी क्लास तुमने की नहीं ना, थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा। चलो देखो, अब हमने क्या कहा मेरा प्यारा बच्चा कि लिमिटिंग लाइन हो गया, N2 बराबर इनफाइनाइट हो गया। जब वो लास्ट लाइन होगा, सीरीज लिमिट होगा, या आखिरी वाली लाइन होगी तो ये वैल्यू रखेंगे। इसी में अगर कीवर्ड तुमको मिल गया फर्स्ट लाइन, कोई अगर ये बोले कि ट्रांजिशन हो रहा है फर्स्ट लाइन में, तो जो भी N1 की वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड कर दोगे। अगर बोले सेकंड लाइन, तो जो भी N1 होगा उसमें क्या करोगे?
2 ऐड कर दोगे। सेकंड लाइन का मतलब क्या है, अगर ये पहली लाइन है, ये कोई भी लेवल की बात करो, अब इसकी पहली लाइन क्या होगी, उसमें 1 ऐड करोगे, उसकी सेकंड लाइन कौन होगी, उसमें 2 ऐड करोगे, उसके बाद जो थर्ड लाइन कौन होगी, उसमें थर्ड ऐड करोगे, लास्ट लाइन कौन होगी, इनफाइनाइट वाली। तो फर्स्ट लाइन बोलेगा तो 1 ऐड करोगे, सेकंड लाइन बोलेगा तो 2 ऐड करोगे। तो ये कुछ हमने देखो यहां पर आप लोगों को क्या प्रोवाइड किए, कीवर्ड्स। इन कीवर्ड से तुम N2 की वैल्यू को फाइंड कर लोगे। N2 की वैल्यू जहां छिपी हो इन शब्दों को ढूंढो, ये शब्द न्यूमेरिकल में मिले नहीं, N2 की वैल्यू पता चल गई, N1 तुमको पहले से पता था, N2 की वैल्यू पता चल गई, दोनों वैल्यू रखो फॉर्मूले में, आंसर सॉल्व कर लेंगे। आगे आते हैं टाइप नंबर 4, इसको कभी कभी हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोलते हैं। तो कभी कभी एनसीईआरटी में या एग्जाम में रेफरेंस में कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं इसके। ये पूछता है कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइन कितने बनेंगे। अगर माना 5 से लेके n इक्वल टू 5 से लेके n इक्वल टू 1 है, इनके बीच में बताओ कितनी ट्रांजिशन लाइन बनेगी, कितनी नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइन बनेगी, बताओ जरा, हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइन। तो उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइन का एक फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला सीधे याद रखना है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइंस, कितनी लाइंस क्रिएट होंगी, काउंट ऑन नहीं करना है, सीधे नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइन का फॉर्मूला है। n2 कहां से आया, n1 कहां पे आया। जैसे अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी हो, अगर इफ, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खोलोगे तो पहला पेज छोड़ के दूसरे पेज में लेफ्ट साइड में ऊपर से दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर इफ जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन हो रहा है कहां से कहां, n इक्वल टू 6 टू ग्राउंड लेवल, n इक्वल टू 6 से कहां पे हो रहा है, ग्राउंड लेवल में हो रहा है। तो फाइंड करो कितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइन बनेगी, कितने नंबर की वैल्यू 1 होगी ना। हाँ, ग्राउंड लेवल की 1 होगी, बिल्कुल सही स्मिता। तो 6 n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी ग्राउंड के लिए, और 6 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कट गया। फिर से बता दे रहा हूं, 15 लाइन बनेगी। हम उदित ये बता रहे हैं कि 2 एनर्जी लेवल ले लो, उनके बीच में कितनी लाइनें बनेंगी। इसको ऐसे समझो, पीछे जाके, जैसे यहां पर देखो, हमने कहा कि 5 से ये 5वां लेवल है, थोड़ा समझो, ये 5वां लेवल है। अब 5वें से 1 के बीच में कितनी लाइनें बन रही हैं, तो हमको काउंट करना पड़ेगा कि अब 5 से जब 1 पे गया 1, हो सकता है 4 से 1 पे गया हो, 3 से 1 पे गया हो 2 पे, अब 5 और 3 के बीच में 2 भी है, 2 पे कहां कहां से उतर के आया होगा। तो उस तरीके से लाइन को काउंट करना थोड़ा कठिन है। आपको एक फॉर्मूला दिया गया, फॉर्मूला सीधे ये दिया गया कि कितनी लाइनें क्रिएट होंगी, नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइन कितनी बनेगी, और नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइन को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिया गया, वो ये है। इसमें n2 क्या है, n2 है कि फ्रॉम वेयर, कौन से लेवल से आ रहे हैं, n1 क्या है, एट विच, कौन से लेवल पे आ रहे हैं। आप सीधे वैल्यू रखो और 2 लेवल के बीच में कितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइन क्रिएट होंगे वो सीधे निकल के आ जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट किया हूं, मुझे याद है अच्छे से कि यही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांजिशन एक हो रहा है कहां से कहां, 6 से लेके ग्राउंड लेवल में, तो बताओ उनके बीच में कितनी लाइनें क्रिएट होंगी। तो कैसे निकालोगे, 6 से जब ग्राउंड लेवल में हो रहा है तो आप नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइन निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दिए, कहां से हो रहा है, 6 से, हो कहां पे रहा, ग्राउंड पे, वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है, इसमें कंपेयर करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या होता है, इसमें पूछता है कि ऐसे क्वेश्चन में हिंट दे रहा हूं, इधर वैल्यू लिखेगा, इधर लिख देगा 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर, पता चला इधर लिखा होगा RH जेड स्क्वायर मान लिया हमने 1 स्क्वायर, दूसरा कोई केस देगा, दूसरे केस में जेड स्क्वायर माना इतना आ गया, यहाँ पे आ गया 2 स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 4 स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे ऐसे कट जाया करेगा, अभी मैं करवाऊंगा अगली क्लास में क्वेश्चन, निश्चिंत रहो, अभी खाली बता रहा हूं कितने तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं। सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने पे इधर आया 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर। अब इधर कंपेयर किया तुमने दोनों साइड, जब तुमने दोनों साइड कंपेयर किया तो तुमने देखा कि n1 की वैल्यू कितनी आ रही है 1 और n2 की वैल्यू कितनी आ रही है 2। ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो कुछ न्यूमेरिकल कंपेयर पर काम चलते हैं, आप इतने तरीके के न्यूमेरिकल ही देखने को पाओगे। अगली क्लास जो मेरी होगी
वो प्योर न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास होगी। उसमें हम आपको केवल न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराएंगे ढेर सारे, और आपको समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल किए कैसे जाते हैं। आप पुराने फॉर्मूले भी रिवाइज करके आइएगा पिछले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक प्यारा बेटा रखता हूँ, जाइए।